नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। हमारे साथ हैं अग्निबाण के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और देश भर में जिनके कालम की प्रख्यात पत्रकार हैं, जिनके कालम की चर्चा होती है, श्री रविंद्र जैन जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। दर्शकों, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएं जो आपने कहीं ना कहीं आपसे सीधा सरोकार हो, उन खबरों का सीधा जुड़ाव हो। महत्वपूर्ण खबरें, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे प्रशासनिक घटनाक्रम हो। सबसे पहली खबर जो रविंद्र जी ने लिखी है और जो कालम जो देश भर में चर्चा का विषय बन रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश के हर एक मतदाता के जवान पर उसका जो चर्चा है इस समय आपके कालम में आने के बाद, राजनीतिक बदलाव में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही। रविंद्र जी, क्या है पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। मैं अपने दर्शकों को पहले क्षमा मांग लूं, क्योंकि ये कालम जो आज आप देख रहे हैं वीडियो, ये हमें मंगलवार को देना था, लेकिन तकनीकी कारण से हम ये बुधवार को आज जारी कर रहे हैं। अब उस सवाल का जवाब जो आपने मुझसे किया है वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े पावरफुल केंद्रीय मंत्री हैं। पार्टी हाईकमान ने उनसे ये कहा कि आप मध्य प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल लीजिए, अथवा मध्य प्रदेश में चुनाव का जो अभियान है उसकी कमान संभाल लीजिए। तो बड़ी ही सहजता से केंद्रीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, जो हमने कॉलम में दिया है, कि उनका कहना है कि वे प्रदेश अध्यक्ष भी बनने को तैयार है और चुनाव के प्रभारी भी बनने को तैयार है, लेकिन उनका एकमात्र शर्त यह है कि वे केंद्रीय में मंत्री बने रहना चाहते हैं। यदि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। वह किसी की शर्त ना मानी जाती है ना थोपी जाती है, लेकिन पूछा जाता है और पूछने पर उनकी राय ली गई है। और हमारी जानकारी है कि उन्होंने अपनी राय बड़ी स्पष्ट कह दिया है, बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं केंद्र में मंत्री रहना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो भी है मेरा उपयोग करें, फिर भी पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, पार्टी जैसा तय करेगी वैसा ही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद वाला जो गणित है, हो सकता है वह रोड़ा बन सकता है इस पूरे मामले में। हम अगली खबर की तरफ, ये तो आपने राजनीतिक खबर देखी। इसके बाद रविंद्र जी ने जो अगली खबर लिखी है वो भी बहुत चर्चा का विषय है कि ब्यूरोक्रेट्स का, रविंद्र जी एक काका साहब ने अपने कालम में बताया है कि एक बहुत सशक्त सेंटर बन गया, पावर सेंटर बन गया है, जो अपने मनचाही पदस्थापना करा लेता है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है और हम पत्रकार हैं, हम हमेशा लोगों को जगाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय आईएएस लॉबी में जो कुछ चल रहा है वो प्रदेश के हित में नहीं है। मालवा में जो अधिकारी पदस्थ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया, मध्य प्रदेश सरकार के इतने नजदीक आ गए हैं कि उन्होंने अपना एक पूरा के पूरा ग्रुप बना लिया है और वो सारी पोस्टिंग अपने मन माफिक तरीके से करा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए कोई मैं बहुत ज्यादा शुभ नहीं मान रहा हूँ। वो किस तरह से वो खास हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी पैठ बनाई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि किस जिले में कौन कलेक्टर होगा, ये 7-8 लोगों का एक जो ग्रुप है वो तय कर रहा है कि हम में से कौन कलेक्टर बनेगा, कौन निगम अध्यक्ष बनेगा, कौन किस कारपोरेशन का चेयरमैन बनेगा, कौन एमडी बनेगा, कि कहाँ किसको कलेक्टर बनाना है। यदि इन्हीं लोगों को तय करना है तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उनका क्या होगा, जो एक मूल्यांकन होता है अधिकारियों का उनका क्या होगा। तो शिशिर जी, ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है और मुझे इसको कहने में भी दिक्कत नहीं है कि ये जो 8-10 लोगों का समूह है वो तय करता है कि मध्य प्रदेश के सीधी भर्ती के जो कर्मठ आईएएस अधिकारी हैं, यंग आईएएस अधिकारी हैं, उनकी सीआर कैसी जाए। और हमारी पास पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है कि सीधे भर्ती के ईमानदार अधिकारियों की सीआर भी बिगाड़ी जा रही है। बड़ा प्लानिंग तरीके से हो रहा है, इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से इस पर सरकार में बैठे जो नीति निर्धारण करने वाले हैं उनको चिंता करना चाहिए, क्योंकि भविष्य का मामला है। अगली खबर दर्शकों, जैसा रविंद्र जी ने अपने कॉलम में लिखा है, सिंह इज किंग। सिंह इज किंग ये कोई फिल्म का टाइटल नहीं है। आपने मध्य प्रदेश के एक प्रांत का, एक संभाग का हाल बताया है। क्या है पूरा मामला? ये संभाग नहीं है, एक जिला है। जिला ग्वालियर में जहां दलित आंदोलन की आग पूरे देश भर में पहुंची थी, उस ग्वालियर की बात कर रहा हूं जहां ठाकुरों का बोलबाला हो गया है। अब ये संयोग है या कोई षड्यंत्र है, ये क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि ग्वालियर जिले में आप केंद्रीय मंत्री, सबसे पावरफुल केंद्रीय मंत्री के रूप में हमने नरेंद्र सिंह जी को देखा है। वहां मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद ठाकुर हैं, वहां महापौर शोभा सिंह सिकरवार ठाकुर हैं,
वहां विधायक सचिन सिंह सिकरवार ठाकुर हैं। मैं एक पार्टी की और दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक वर्ग की बात कर रहा हूं। वहां संभागायुक्त ठाकुर हैं, वहां कलेक्टर ठाकुर हैं, वहां निगम आयुक्त ठाकुर हैं, वहां पंचायत जो सीईओ है वो ठाकुर हैं। तो ये किस तरह का संयोग है कि एक ही वर्ग के व्यक्तियों को सारे पद, चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक, सभी पद एक वर्ग के हाथों में चले गए हैं। यदि शिशिर जी आप नीचे उतरे हैं, वहां तहसीलदार, थानेदार, एसडीएम, एसडीओपी, इस लेवल पे आप उतरेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह से एक वर्ग के लोगों की पोस्टिंग कर दी गई है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं वहां दलित समाज या दूसरे समाज अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। मैं हालांकि मीडिया में जातिवाद का विरोधी हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि जातिवादी के तरीके से हम किसी को तौलें, लेकिन जब ये सामने सब चीजें दिखती हैं तो हम आंखें भी बंद नहीं कर सकते हैं और हम अपनी बात मीडिया के जरिए पब्लिक में रखते हैं। अब फैसला पब्लिक को करना है और सरकारों को करना है। बिल्कुल, सरकार ये कम से कम सुनिश्चित करे कि सर्वसाधारण को, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। और अगर सिर्फ ग्वालियर जिले में ही ये स्थिति है तो ये आने वाले संकेत बता रही है कि क्या हो सकता है। हम अगली खबर की तरफ दर्शकों चलेंगे, जिसमें रवि जी ने अपने कॉलम में एक वन विभाग के एक बहुत सीनियर अधिकारी पर कुछ राजनीतिक दलों की निगाह बहुत टेढ़ी हो गई है और क्या क्या वजह हो सकती है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं ललित मोहन बेलवाल, रिटायर होने के बाद, हालांकि रिटायर होने के पहले ही उन्होंने पहले डेपुटेशन कराया और अब लगातार उन्हें संविदा दी जा रही है। उनकी पोस्टिंग कर दी गई है मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के निर्देशक के रूप में। और शिशिर जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश की एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने उनकी जांच की है। 64 पेज की जांच रिपोर्ट में लगभग 100 करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और उसके बाद भी उनको न केवल संविदा दी जा रही है, बल्कि वो जो पैसा है, लगभग 5 अरब रुपए का बजट उनका है, किस तरह से वो पैसा खर्च हो रहा है, किस तरह से नेताओं की सभाओं में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को ले जाया जा रहा है, किस तरह उनको कपड़े, साड़ी और उपहार बांटे जा रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें आप ओपन है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इसके बाद सरकार ने उन्हें जिस तरह से प्रश्रय दे रखा है, हमें यह लग रहा है कि वो कांग्रेस के तमाम नेताओं के निशाने पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी कारण से यदि सरकार बदलती है तो ललित मोहन जो बेलवाल है, निश्चित तौर पे उनका भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। हमने देखा था पहले एमजी चौबे को, वो भी इस तरह जल संसाधन विभाग में सर्वशक्तिमान बन गए थे। आज उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, भगते फिर रहे हैं, जबलपुर से सामान समेट के भोपाल आ गए हैं। इसी तरह बेलवाल का भी हाल हमें दिखाई दे रहा है। अभी से मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है कि बेलवाल भी गंभीर संकट में फंस सकते हैं। आज सरकार उन पर उदार है, लेकिन कल कानून किसी को नहीं छोड़ता, कागज मरता नहीं है। फाइलें उसी विभाग में रहेंगी जहां आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। ललित जी, आप समझ जाइए, आप नियम में बंध जाइए, यदि नहीं है तो फिर भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। बिल्कुल, जनता सब जानती है और सरकार आज फैसला नहीं ले रही। हो सकता है वक्त बदले और कल आपको सजा का सामना करना पड़े या कानून का, नियम का सामना करना पड़े। हम अगली खबर की तरफ चलेंगे। दर्शकों, रवि जी ने बहुत बड़ी खबर लिखी है, लेकिन उसके पहले की हम आपको सुना दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि पैसा नहीं है। हर महीने 4-4, 5-5 बार हम पैसा कर्ज लेते हैं, 10-10 हजार करोड़ रुपए। उसके बाद एक इतनी बड़ी सभा, महंगी सभा के बारे में आपने लिखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में नेता है तो नेता जो पदाधिकारी हैं, जैसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भी ये लोगों की सभाएं हमने देखी कि सरकार की योजनाओं के आधार पर करते हैं, के नाम पर करते हैं कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन शिशिर जी, पहली बार शायद मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसी राज्यपाल की सभा लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये सभा 16 तारीख को ग्वालियर में होनी है और मौका यह बताया जा रहा है कि अंबेडकर जयंती के 2 दिन बाद अंबेडकर जयंती का ही प्रोग्राम वहां महामहिम हमारे जो राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल, वो संबोधित करने जाएंगे। और इसका रेस कैसे खुला तब जब सरकार ने कहा कि मंगूभाई पटेल जो राज्यपाल हैं उनके लिए 1 लाख लोगों को ढोके लाइए, कहीं से भी लाइए उनकी सभा में। और परिवहन विभाग ने साफ कहा कि हम लेके आ जाएंगे, 6 करोड़ 18 लाख रुपए जमा करिए आप बसों के खर्चे के रूप में। अब आप अंदाज लगाइए, केवल बसों का खर्चा यदि 6 करोड़ 15 लाख है तो वहां टेंट तंबू, खाना पीना, लाना छोड़ना और उन लोगों के तमाम सारी जो, अब तो ये भी है कि कोई फ्री में नहीं आता है, उन्हें कोई ना कोई आपको लालच देना पड़ता है। तो राज्यपाल के लिए एक सभा पर 15 करोड़ रुपए यदि खर्च किए जा रहे हैं सरकारी खजाने से, तो ये पैसा किसी राजनीतिक दल का नहीं है,
ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिस चीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स, जीएसटी सब लगा रखा है आपने। हमारे पैसे का यदि इस तरह का दुरुपयोग होगा तो हमें बोलने का और कहने का अधिकार है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को इस बात को कहना चाहिए कि फिजूल खर्ची और इवेंट बंद करिए। इवेंट का पैसा, अब आप सुनिए शिशिर जी, बड़ा आश्चर्यजनक है, ये जो 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विभाग, जो कल्याण योजना है मध्य प्रदेश के एसटी एससी के लिए, उस विभाग से ये पैसा निकाला जा रहा है और योजनाओं में कटौती करके ये सभाओं पर इवेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा है। कौन बोलेगा इस मुद्दे पे? सरकार के कौन आंखें खोलने का काम करेगा? मीडिया अपना काम कर रहा है, हमने अपनी बात कह दी है, अब सरकार को क्या करना है ये सरकार को निर्णय लेना है। बिल्कुल, लेकिन फिजूल खर्ची बंद होना चाहिए और हम सबकी खबर के माध्यम से सिर्फ ये कि हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, हम जनता को जगाना चाहते हैं क्योंकि ये जनता का हक है। अगली खबर की तरफ हम चले, यह भी हक से है लेकिन हक मिल नहीं पा रहा है साहिब। माननीय बनने के बाद ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें और हमारे सारे मामले खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक माननीय जनता ने तो उनको हरा दिया था, सरकार ने उनको तस्तरी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, अब वो कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, रविंद्र जी विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, मुरैना में पिछले 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए थे रघुराज कंसाना जी, और रघुराज कंसाना जी पर बहुत गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस वहां एक किसी को गिरफ्तार करने आई थी, गिरफ्तार करके वो थाने भी ले गई थी, लेकिन रघुराज कंसाना जी वहां गए, वहां फायरिंग हुई, वहां मारपीट हुई पुलिस वालों की, थाने में घुस के तोड़फोड़ हुई और उस आरोपी को छुड़ा लिया गया। ये इतना गंभीर मामला था शिशिर जी कि एक जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो विधायक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 18 में चुनाव लड़े नहीं थे, वो तैयारी कर रहे थे, वो व्यक्ति थाने से आरोपी को छुड़ाते हैं तो उन पर धारा 307 यानी कि हत्या के आरोप का प्रयास, उन पर आर्म्स एक्ट यानी कि वहां अवैध हथियार से गोली चलाना, ये तमाम सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कांग्रेस से बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी, अब वो चाहते हैं कि जनहित में, मतलब सोचिए आप कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो एफआईआर है, उसको जनहित में सरकार वापस ले ले। और इसके लिए बार बार ग्वालियर से एक प्रस्ताव भोपाल आता है यहाँ, और 2 बार 3 बार ये हो चुका है कि उस प्रस्ताव को विधि विभाग, अभियोजन शाखा बड़ा साफ उसका वर्णन करके साफ लिख चुकी है कि यदि हमने इसको वापस लिया तो कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाएगी, न्यायालय इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये जनहित का मामला बनता ही नहीं है, ये सीधा सीधा आपराधिक मामला है। एक जनप्रतिनिधि जो सारे कानून को जानता है, वो स्वयं थाने में यदि अपराध करता है, थाने में पुलिस वालों पे हमला करता है, आरोपी को छुड़ाता है, वहां फायरिंग करता है, तो ये उसका केस वापस लेना जनहित कैसे हो सकता है? तो उनका मामला वापस ना हो, इसके लिए लगातार सरकार लिख रही है, फिर भी वहां से जिला प्रशासन से पत्र वापस आते हैं। मैंने इसलिए इस कॉलम में लिखने की कोशिश की है इसको कि भाई अब तो लिखना बंद करिए, ये जनहित का मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है। माननीय जो भी आपके पूर्व विधायक हैं, जो इस समय निगम अध्यक्ष हैं, जिन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया है, वो कोर्ट में जाएं और अपने को कोर्ट में जाके निर्दोष साबित करें तो ठीक है। इस तरह से बैकडोर से अपने आप को निर्दोष ना करें तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, कम से कम माननीय इस बात पर तो हमारा कार्यक्रम अगर देखें, इसके बाद तो उनको कम से कम जनता से माफी मांगना चाहिए कि इसमें जनहित कहाँ है। किसी दूसरे के लिए गए होते आप तो माना जाता। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, यह भी सीधी जनता के सरोकार से है। हम अहिंसा परमो धर्म का हमेशा नाम लेते हैं और कोशिश करते हैं जाति धर्म वर्ग विशेष से इतर। मध्य प्रदेश में एक सागर के ऐसे संत हैं जिनको जो हम, चूंकि कितनी ही वैमनस्यता, ये राजनीतिक दलों के लिए देखने लायक बहुत अच्छी खबर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन आपस में जितना लड़ा सकते हैं ये लोग लड़ाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह इस कालम में हमारे रविंद्र जैन जी की जुबानी सुनी है। देखिए, मामला यह है कि सागर में एक सज्जन हैं जिनका नाम मोहम्मद शफी खान है, इस्लाम को मानने वाले हैं और आज भी इस्लाम मानते हैं, लेकिन इस्लाम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फकीरी परंपराओं पर विश्वास करते हैं, यानी जिनने सब कुछ छोड़ दिया, फकीर हो गए, उनको मानना, उनके साथ रहना और एक आनंद लेना अंदर से। आत्मा का आनंद तो तभी आता है जब आप पूरी दुनिया को छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शफी के अंदर फकीरी परंपरा का रहा है और उन्हें जैन संत बड़े अच्छे लगते हैं जिन्होंने सब छोड़ दिया है। तो एक मुस्लिम होकर पिछले 25-26 साल से वो जैन संतों की संगत करते रहे हैं और जैन संत भी उन्हें पसंद करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने
मतलब आसार पहले भी नहीं करते थे, लेकिन उनने सबसे बड़ी बात यह है, ये शायद दर्शक सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जैन संतों को देखकर मोहम्मद शफीक खान ने विवाह ना करने का निर्णय लिया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का तय किया। उन्होंने अपरिग्रह का पालन किया, यानी परिग्रह नहीं करूंगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने संयम का पालन किया कि उनकी जो आप भाषा देखेंगे, शब्द देखेंगे, एक एक शब्द नपत वाला निकलता है। उनने अपने आप को फकीर बनाया है, लेकिन इसकी जो प्रेरणा उन्हें मिली है वो कहीं ना कहीं जैन संतों से मिली है। और शिशिर भाई, मैं आपको बताऊं, आश्चर्य होगा कि अभी जब वो बीमार पड़े, क्योंकि अब उनका उम्र 70 से ऊपर है, अभी जब बीमार हुए तो भोपाल का एक जैन परिवार स्वयं सागर गया, उन्हें अपने वाहन से लेकर आया और पिछले 8-10 दिन से भोपाल में रखकर उनके पूरे चेकअप कराए, उनका उपचार कराया। और आज भी उस परिवार में वो चच्चा के रूप में, शफीक चच्चा, यानी परिवार के मुखिया की तरह वो रह रहे हैं। कल रात को जब मैं उनके घर गया, आप भी मेरे साथ में थे, आपने स्वयं भी देखा है किस तरह से एक जैन परिवार में एक मुस्लिम व्यक्ति का सम्मान हो रहा था। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक मुस्लिम व्यक्ति का सम्मान नहीं था, उस व्यक्ति के गुणों का, उस व्यक्ति के संयम का, उस व्यक्ति के ब्रह्मचर्य का, उस व्यक्ति की साधना का सम्मान वहां हो रहा था। परिवार में मुखिया की तरह वो वहां बैठे हुए थे, हमें मिले थे। तो निश्चित तौर पे असली भारत क्या है, वो यही है कि हम जात पात से ऊपर उठे, हम अच्छाई, जो जहां अच्छाई है उसे ग्रहण करें, वो चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो। तो निश्चित तौर पर शफीक भाई एक उदाहरण के तौर पर, आज भी वो इस्लाम है। मैं फिर वो इस्लाम धर्म को छोड़ा नहीं है उन्होंने, हाँ, उन्होंने जीवन शैली जो है ना वो जैन को मान लिया है, जैन पद्धति को मान लिया, वो इस्लाम धर्म आज भी मानते हैं। तो शफीक भाई के बारे में मैंने अपने कॉलम में लिखा है। बिल्कुल, ये दूसरों के लिए, खासकर जो वैमनस्यता फैलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। रवि जी का यह कॉलम आपको कैसा लगता है? और इस कॉलम के साथ साथ सबकी खबर पर आपको खबरों में जिस तरह से आपको हम अलग अलग तरह की खबरें दिखाते हैं, यदि आपको लगे कि ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और आपको लगे कि हमें इससे जुड़ना है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके हमको आप सुझाव जरूर दे सकते हैं आपको कार्यक्रम कैसा लगा। हमारे साथ अग्निवाण के संपादक श्री रविंद्र जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए दर्शकों हमारे साथ।